Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine. And I am also very fine. Today, I am going to discuss about electric flux. What is electric flux? तो सबसे पहले आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये शॉर्ट आंसर के लिए आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the dot product of electric field and area vector। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, फॉर्म में डिफाइंड होता है। दैट इज वेक्टर एरिया, बोलिए एरिया वेक्टर फाई शुड बी इक्वल टू ई डॉट ए इज एरिया वेक्टर। दिस implies that phi is equal to EA cos थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका यूनिट एंड डायमेंशन देखने जा रहे हैं कैसे होगा। ऐसा यूनिट देखिए, इसका न्यूटन पर मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर आपका क्या आ जाएगा, सॉरी न्यूटन पर कूलम। इसका ऐसा यूनिट में क्या लिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और ये होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका तो यूनिट होगा नहीं, क्लियर है ना। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है और मीटर स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। तो एरिया वेक्टर का यूनिट हो गया वोल्ट मीटर, सॉरी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे हुआ ये पता चल गया, क्लियर है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या क्या होता है, देखिए E बराबर क्या बताया था, माइनस dV/dr। तो इसका यूनिट वोल्ट हो गया, इसका मीटर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको मैंने बताया था वोल्ट पर मीटर भी होता है। और F इज इक्वल टू होता है QE, क्लियर है ना। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया है ना, तो एरिया का दोस्तों क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा का तो यूनिट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस भी लेंथ है, तो बेस का यूनिट मीटर, ये भी मीटर, कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा का यूनिट नहीं होगा, क्लियर है ना। चलिए तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट। यदि इसका सीजीएस यूनिट देखना चाहते हैं तो सीजीएस यूनिट में क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का क्या होता है, सीजीएस डाइन होता है और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पर स्टेट कूलम हो जाएगा, पर स्टेट कूलम, क्लियर है ना। तो न्यूटन के हो गया डाइन और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर
और चार्ज का सीरियस यूनिट मैंने बताया था आपको क्या, स्टेट कूलम। क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया दोस्तों सीरियस यूनिट। ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट। इसका डायमेंशन देखिए कैसे लिखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डायमेंशन टोटल बात याद रखिएगा, नीट के लिए टोटल इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो नीट में डायमेंशन भी आता है, यूनिट भी आता है, इसलिए यूनिट वाला भी रेडी कर लीजिएगा और डायमेंशन वाला भी रेडी कीजिए। तो इसका डायमेंशन कितना लिख सकते हैं, क्या था, ई ए कॉस थीटा। ई का यूनिट क्या, ई का डायमेंशन क्या लिखेगा, यहां से आप यूनिट से लिख सकते हैं। तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन का ये होता है, और मीटर स्क्वायर का, और क्यू बराबर आई टी होता है। तो चार्ज क्यू हो गया, तो इसका आई इंटू टी, इसका पावर कितना, -1, ये हो जाएगा ना। अब इसको फर्दर सोल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एम, और देखिए ना यहाँ एल स्क्वायर है, एल का पावर 1 है, तो एल के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और टी के पावर -2 है और टी के पावर -1 है, तो टी के पावर -3 हो जाएगा और आई के पावर -1 हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टू द पावर 3, टी टू द पावर -3, आई टू द पावर -1। क्लियर है ना। चलिए ये रहा आपका यूनिट एंड डायमेंशन। वोल्ट मीटर आपका क्या हो गया, फ्लक्स का यूनिट हो गया, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। चलिए देखिए इधर, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, तो निश्चित रूप से नेचर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यही था ना, फाइव इज इक्वल टू था ई ए कॉस थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो फाइव विल बी मैक्सिमम if cos theta should be equal to +1, this implies that phi max will be equal to, phi max should be equal to EA। ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर है ना। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, phi minimum, phi will be minimum if, मैक्सिमम लोगों का मिसकंसेप्ट होता है cos थीटा -1 कर देंगे। phi मिनिमम के लिए cos थीटा क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो जो हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो phi will be minimum if cos थीटा will be equal to 0। ये रहा आपका करेक्ट। क्लियर है ना। तो phi will be minimum if cos theta should be equal to 0। तो यहां से phi minimum is equal to कितना हो जाएगा बोलिए, phi minimum हो जाएगा आपका 0। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन है तो आप याद रखिएगा, जैसे करंट का डायरेक्शन होता है तो करंट का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ऐसा मत कर दिया जाए कि माइनस है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू माइनस ये नहीं बोलना है। क्लियर है ना।
यदि आप फाई मिनिमम माइनस ये लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही है, यानी फाई मैक्स जो हो जाएगा माइनस ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। क्लियर है ना? यही मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू देगा और माइनस साइन क्या बताएगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्लियर है ना? इसका मॉडुलस देंगे तो इसका भी मॉड देना होगा, यानी ये। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा कि फाई का मिनिमम वैल्यू जो है माइनस ये नहीं होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहता है, इसलिए ध्यान रखना है, गलती मत एग्जाम में कर दीजिएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, ए ऑप्शन में दिया हुआ ए, बी ऑप्शन में दिया हुआ माइनस ए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 0, डी में दिया हुआ है नन। किसको ऑप्शन टिक कीजिएगा? दिस इज करेक्ट। 90% स्टूडेंट इसको मार देगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन होता है। तो जिस स्केलर क्वांटिटी में दोस्तों डायरेक्शन होगा उसका मिनिमम वैल्यू निगेटिव में मत लीजिएगा, वो 0 दे देगा। क्लियर है ना? तो चलिए यहां तक ठीक है, इसको आप रेडी कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप। Whenever, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Whenever a charge is given, a charge is given to a metallic conductor, metallic conducting body लिखिए, metallic conducting body then all charges reside on outer surface of the conductor. मतलब जो भी चार्ज दीजिएगा मेटेलिक कंडक्टर पर, वो कहां पर रिसाइड कर जाएगा? रिसाइड करने का मतलब बाहर चले जा रहे हैं। देखिए ना, आउटर सरफेस पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जैसे देखिए, सिंपल समझिए, यहां चार्ज होगा तो ये कंडक्टर ना यार, जब कंडक्टर है तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। चार्ज होता है कंडक्टिंग बॉडी में, क्या करता है? मूव करता है। तो जैसे मूव करेगा तो क्या होगा? प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। तो रिपल्सन होगा तो ये चाहेगा कि मैक्सिमम दूरी पर भाग जाए, तो भागते 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 बेचारा यहाँ चला है। नहीं, अब कहाँ भाग करके जाएगा? हवा में। हवा में चार्ज नहीं दौड़ता है। तो दो चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स लगा, जिसके कारण एक दूसरे से क्या होते गया? दूर होते गया, और भागते भागते एकदम आउटर सरफेस पर जाकर क्या कर जाएगा? रिसाइड कर जाएगा। तो जितना भी चार्ज देते हैं सब के सब आउटर सरफेस पर क्या कर देता है? रिसाइड। रिसाइड करने का मतलब बाहर वाले सरफेस पर चला जाना होता है। ठीक है ना? तो जितना भी चार्ज इस पर दीजिएगा दोस्तों, वो सब के सब आउटर सरफेस पर चला जाएगा। क्लियर है? जितना भी दीजिएगा सबका सब कहां पर चला जाएगा? आउटर सरफेस पर चला जाएगा। क्लियर है?
ये आपका हो गया मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, यदि ये सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड कंडक्टर है, तो यहां पर जो भी चार्ज आप देंगे वो सब का सब कहां चला जाएगा, बाहर वाले सरफेस पर चला जाएगा। नहीं, जैसे बाहर वाले सरफेस पर चला जाएगा तो ये कैसा होगा, सेल जैसा बिहेव होगा। कैसा बिहेव होगा, सेल जैसा बिहेव एज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल। सेल बोला जाए मतलब वही हॉलो कंडक्टर। एक्चुअली ये सॉलिड है, लेकिन कंडक्टर होने के कारण जो भी चार्ज आप इस पर दिए हैं टोटल के टोटल कहाँ चला गया, आउटर सरफेस पर चला गया। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेल का काम कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मैंने बताया था कि जब सेल होगा तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों क्या होता है, जीरो होता है, और सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और इन्फिनाइट पर क्या हो जाता है, जीरो होता है। धीरे 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 घटते 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 क्या होता है, इन्फिनाइट पर जीरो हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचिएगा तो अंदर में यहां पर देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। भी कहने का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके लिए यदि प्लॉट देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस चार्ज, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है दोस्तों। ये कब तक होगा, जब तक कि सरफेस पर पहुंच जाता है। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस पर मैक्सिमम होता है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना। और आउटसाइड द सरफेस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है ना। पोटेंशियल का देखिएगा तो पोटेंशियल अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव किया, ये पोटेंशियल है, ये आर है। अंदर में पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का ग्राफ खींचिए, ये कब तक होगा, जब तक कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं रहता। उसके बाद पोटेंशियल घटते घटते इनफिनिट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, जब सॉलिड कंडक्टर रहेगा उस पर चार्ज हम लोग देंगे तो टोटल का टोटल चार्ज भाग करके कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो कैसा बिहेव करता है दोस्तों, हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है। एनी मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर behaves as equipotential surface, equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है। कोई भी पॉइंट पर लीजिएगा, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है तो सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यही आपका मेटेलिक कंडक्टर है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लीजिएगा तो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट मैंने लिया ए,
ये मैंने लिया P, ये मैंने लिया C, ये मैंने लिया D। तो जितना भी पॉइंट दोस्तों ये दिख रहा है सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद कीजिए, आपको मैं बताया था कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही सब जगह अंदर होता है। किसमें, हॉलो में। तो ये कंडक्टर है, हॉलो का काम करेगा। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा ना वही सब जगह अंदर होगा। क्लियर है? इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या करता है, काम करता है। क्लियर है? तो चलिए ये भी पॉइंट माइंड में रखना है और ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सिंपल ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, क्लियर है ना? तो इस चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पूरा दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ एकदम इन्फिनाइट तक। नहीं, वही अवे फ्रॉम चार्ज जाइएगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर मैंने रखा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, एसआई यूनिट में 1 कूलम, सीजीएस में क्या लेंगे 1 स्ट्रेट कूलम। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। नहीं, तो जैसे जैसे ये चार्ज भागेगा ना वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाइए, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है दोस्तों, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो रिपेल करता नहीं, तो देखिए ऐसा हो गया, उधर भाग जाएगा ना। यहाँ रखिएगा तो किधर भागेगा, यहाँ रखिएगा तो सीधे नीचे भागेगा, यहाँ रखिएगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। यानी रेडियली क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। तो यही आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया। अब खुद आप बताइए कि ये कितना लाइन्स हो सकता है, इन्फिनाइट लाइन हो सकता है। जैसे बल्ब जब जलता है ना तो वहां से नंबर ऑफ रेज कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, बहुत सारा रे होता है, यह चारों तरफ निकलता है। उसी तरह यहाँ पर है, ऐसे 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 बहुत सारा लाइन्स होगा। क्लियर है ना? यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसके द्वारा ड्रॉ होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे भागेगा वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाइए दोस्तों, वही आपका क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे देगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल होता है। जैसे यहाँ पर चार्ज है तो एज्यूम करेंगे कि ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। क्लियर है ना? अब सब जगह लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना? इसलिए इसको हाइपोथेटिकल लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। तो क्या लिखेगा, द हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। शॉर्ट आंसर के लिए आप लोग रेडी कर जाइएगा। पूछता है कभी कभी सिंगल टिक माने मतलब कभी कभी आते रहता है, इसलिए माइंड में रखना है। द लाइन, वैसे लिखे द हाइपोथेटिकल लाइन, द हाइपोथेटिकल लाइन, द हाइपोथेटिकल लाइन्स ड्रॉन by unit positive charge, unit positive charge, unit positive charge, the hypothetical lines drawn by unit positive charge। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो लाइन ड्रॉ होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो जाएगा। द हाइपोथेटिकल लाइन्स ड्रॉन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू ऐसा लिखे ना, ड्यू टू
या डायरेक्ट लिखे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो लाइन ड्रॉ होगा, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे लाइन को ड्रॉ करते जाइए, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। ये हाइपोथेटिकल है यार, रियल में चार्ज ड्रॉ नहीं कर रहा, जैसे जैसे भागेगा वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाइए। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एनी टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ एनी जोड़ दीजिएगा, एनी टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एनी टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स can never intersect each other. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है। क्लियर है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन 12th में शॉर्ट आंसर में पूछता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो उसका आंसर यही दे देना है, बिकॉज देयर विल बी टू पॉसिबल directions of electric field at same point. सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है ना, देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट। क्लियर है, तो एक पॉइंट पर कोई एक ही डायरेक्शन होगा ना, जैसे देखिए मान लेते हैं ये लाइंस है और ये लाइंस है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर जब टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ऐसा पॉसिबल है क्या, यहां पर देखिए ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या थोड़ा सा इधर जाएगा थोड़ा सा इधर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, या कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है, इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड में रखना है। और ये 12th के लिए आप रेडी कर जाइए कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, तो यही आंसर देना है कि उसका दो पॉसिबल डायरेक्शन सेम पॉइंट पर हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field will be along tangent drawn at a point. The direction of electric field at a point, इसको लैंग्वेज को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बना दीजिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी अलोंग टेंजेंट ड्रॉन एट
दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, उसी की तरफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यही लाइंस ऑफ फोर्स है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर यदि चेक करते हैं तो इधर की तरफ, यहां पर चेक करते हैं तो इधर की तरफ, टेंजेंट के लॉन्ग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है दोस्तों, टेंजेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ना, इसलिए ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। किसको, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्लियर है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी चेक करना होगा तो किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। टेंजेंट के अलोंग दोस्तों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट, ये टोटल इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स are always perpendicular to the equipotential surfaces. Equipotential surfaces. इक्विपोटेंशियल सरफेस की ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी मैंने बताया कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है ना। जैसे देखिए ना, यही पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये क्या है, इन्फिनाइट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इन्फिनाइट तक ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं ना, इसलिए इसको तो मैंने हाइपोथेटिकल बोला। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी हाइपोथेटिकल, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या है, हाइपोथेटिकल है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, क्यों है, क्योंकि देखिए ना यहां पर चार्ज है, तो ये रेडियस होगा समथिंग r1 मान लेते हैं, तो खुद समझ लें जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं KQ/R, तो R1 हो जाएगा। तो सब जगह डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, K का वैल्यू कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पर देखिएगा, ये रेडियस R2 मानते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल सब जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये वाला देखिएगा तो R3 मानते हैं, तो सब जगह इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्लियर है ना। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लिखा कि इक्विपोटेंशियल की ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, यहां पर यदि दोस्तों आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो रेडियली ना होगा, ऐसा रिपेल करेगा। तो देखिए तो यहाँ पर टेंजेंट डालिए, ये 90 बन रहा है, तो इक्विपोटेंशियल के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे भी रेडियली है, तो रेडियली है तो क्या होगा, रेडियस सरफेस पर क्या होता है, स्फीयर का परपेंडिकुलर होता है। यही चार्ट है इस तरह का जो कंसेंट्रिक स्फीयर मैं ड्रॉ किया हूं, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो क्या होगा, इधर भागा ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर टेंजेंट डालते हैं, वही देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इक्विपोटेंशियल का क्या है, सब पर देखिए ना 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री बना रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको
टोटल बात समझ में आया होगा। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अभी और हमको देखना है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तक आप लोग रेडी कर जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है, जैसे जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाइए, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। देख लीजिए, क्लियर है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्वी का मतलब सेम होता है। आप पोटेंशियल समझ ही रहे हैं, यानी सब पॉइंट पर यदि पोटेंशियल सेम है तो उसको हम लोग दोस्तों इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भेजा में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबको शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास आपको मैं बताऊंगा गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और रह गया है, इसको करने के बाद आएंगे गॉसेस थ्योरम पर। गॉसेस थ्योरम जो होता है 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछता रहता है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं बोल रहा हूं एकदम सेम एकदम छाप देगा। स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, एकदम जस्ट यही स्टेटमेंट भी छाप देगा। तो 12th के लिए वो लॉन्ग आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्लास आपको मैं बताऊंगा। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।